Hello students, welcome to Jumaxa classes. Today we are going to discuss about current affairs for the month September. ये जो हमारी नई सीरीज है इसका टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सीरीज बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्राप्त होगी और ये इसका पार्ट 6 है। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का इंडेक्स कि आज अपन किन किन करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी में काम आएगा। दूसरा है ईसीआई सीक्स लिमिट ऑन कैश डोनेशंस, तो ये आपका क्या कहीं ना कहीं एथिक्स में भी काम आ सकता है और सेकंड पॉइंट है ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखेंगे विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो चलिए पहले करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं जो कि है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल यदि कोई कंपनी है ए और ये कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल मंगाती है, उसके माध्यम से कोई प्रोडक्ट का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। फिर उस प्रोडक्ट को क्या होता है, होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या ये जो रॉ मटेरियल आया इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टोरेज होगा, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और जरूर रीड कीजिएगा, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब इस पॉलिसी को लाने के पीछे क्या एम है तो अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, जो इंडिया है, इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, करीब 14 से 15% के आसपास है और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसको 8% के आसपास लाएं, क्योंकि जो बहुत सारे डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएसए है, यूरोप है, सिंगापुर है और अपना साउथ कोरिया है, इनकी कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी बहुत कम है, लगभग 8% के आसपास है। तो अपना भी एम है कि अपन इसको कम करें। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट हैं जो अपने इंडिया में बनते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में बनते हैं, उनका क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स है उनके साथ कंपटीशन अच्छा होगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो कम दाम पे बिकेगा और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने यहाँ बहुत सारा डॉलर आएगा, जो कि आपको मालूम है कि बहुत सारी फॉरेन करेंसी आएगी। इससे क्या होगा, तो अपने यहाँ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं क्या होगा, अपने देश का क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ एम दिया, आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमलेस मूवमेंट करना है अपन को गुड्स का, उसमें कोई डिले नहीं करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि किसी रिटेलर ने या होलसेलर ने मंगाया प्रोडक्ट ए, है ना, मंगाया था आज और वो पहुंच रहा है 2 दिन बाद, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट पे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है और अपन को बॉटल नेक खत्म करना है जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर में है। फिर अपन को कोई लास्ट माइल डिलीवरी करनी है, जो कि मैंने आपको बताया, और जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा कि अपने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं जो सामान पहुंचने में, गुड्स पहुंचने में बहुत लेट हो जाता है ना। अपना एयर का भी अभी इतना सिस्टमेटिक नहीं है और अपन बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि अपन इनलैंड वाटर वे के माध्यम से क्या करें, सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश करें। तो ये सारे की चैलेंजेस को हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी लाई गई है। और इसको कैसे हटाया जाएगा, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब कोई गुड्स किसी कंपनी का निकलता है या कंज्यूमर रिटेलर का कहीं से कहीं पहुंचता है, तो उसके लिए बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, परमिशंस लेने पड़ते हैं, है ना। उसमें फिर जो भी चैलेंजेस है उनको हटाना पड़ता है, जो भी डिले रिलेटेड चैलेंजेस है। तो इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना रही है ना। जो भी यदि आपको समस्या आ रही तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं क्या कर रही है, कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। तो आइए उस पर अपन चर्चा करते हैं। यहां आप देख सकते हैं पॉलिसी हाइलाइट्स हिंदी में, ये अब पॉलिसी हाइलाइट्स के कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, आप यहाँ रीड कर सकते हैं कि अपना टारगेट क्या है, सिंपल पॉलिसी है लेकिन अपना क्या है, ट्रांसफर टू हेल्प बेंचमार्क परफॉर्मेंस। अपन को जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो 8% के आसपास अपन को अचीव करने की कोशिश करनी है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद अपनी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग है ना, उसमें अपन को टॉप 10 में आने की कोशिश करनी है, टॉप 25 में आना है। अभी भारत का रैंक जो है वो 44 के आसपास है। अब भारत को अपना रैंक सुधारना है, इसलिए भारत इस पॉलिसी पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। और कहीं ना कहीं अपन को डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लाना है। डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब डेटा के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि कहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है या कौन सा कंज्यूमर कहां है या कौन सा रिटेलर कहां है, तो इसके माध्यम से अपन प्रोडक्ट को उस जगह तक पहुंचाएंगे। आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर आ जाते की बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस जो अपनी पॉलिसी है इसके 4 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। आपको मालूम होगा कि आज जो है तकनीक का टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कहीं ना कहीं अपन को क्या करना है कि सारी चीज़ों को डिजिटलाइज्ड कर देना है। जो भी अपन को पहले पेपर्स के माध्यम से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो एक क्लिक के माध्यम से कहीं ना कहीं कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाए। तो इससे क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री है और जो भी प्रोडक्शन करने वाले उनको आसानी से क्या होगा, इसकी परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद इसीलिए सरकार ने क्या किया है,
डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म बना दिया। तो ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या बोलते हैं सारे लोगों को जोड़ दिया गया है, ताकि एक जितनी भी जो परमिशंस होती हैं, जितने भी चैलेंजेस थे, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। फिर ईज ऑफ लॉजिस्टिक का मतलब होता है यदि आपको कोई भी समस्या आ रही तो आप यहां से जाके कंप्लेन कर सकते हैं या सरकार से बात करके उस समस्या का निदान कर सकते हैं। और लास्ट में सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, तो इसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और जो भी समस्या आ रही है, जो भी कंप्लेंट्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रिसर्च की जाएगी और उसका इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ताकि अपन लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकें। तो इस तरीके से अपनी न्यूज कंप्लीट होती है। तो इससे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपन को कि व्हाट इज लॉजिस्टिक्स एंड डिस्कस द की डिटेल ऑफ पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो इसका आंसर आपको जरूर देना और आपके लिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। अदर इनिशिएटिव देख लीजिए जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। आप यहाँ देखिए इस पिक्चर के माध्यम से लॉजिस्टिक को समझ सकते हैं। देखिए वेयर हाउस है, यहाँ स्टोरेज की जाती है, शिपिंग है, इसके माध्यम से भी सामान क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे रेल है कहीं ना कहीं, और अपने सड़क के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रक। तो इन सब में जो भी समस्या आती है उसका निदान करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत में एम्प्लॉयमेंट, भारत की जीडीपी और भारत में सब चीज़ों को पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। अदर इनिशिएटिव में आप गति शक्ति स्कीम देख सकते हैं, सागरमाला, भारतमाला, ये सब लॉजिस्टिक से रिलेटेड स्कीम है। चलिए हिंदी में भी देख सकते हैं। अब सेकंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ईसीआई सीक्स लिमिट ऑन कैश डोनेशंस। तो देखिए क्या हुआ है, आपको मालूम होगा, जैसे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 और 1951, वो किस बारे में बात करता है, वो इस बारे में बात करता है कि जो अपने इलेक्शन होते हैं उसमें जो भी समस्या आ रही है या उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन पे क्या होती है, कहीं ना कहीं निगरानी या रेगुलेशन किया जाता है। तो अभी ईसीआई ने क्या किया है, लॉ मिनिस्ट्री को लिखा है कि जो डोनेशन आता है, कैश डोनेशन आता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसका जो कैप है, उसकी जो लिमिट है, उसको कम किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है उन्होंने, इसलिए बोला है क्योंकि क्या हुआ, अभी हाल ही में देखा गया कि जो 20,000 से नीचे के जो फंड्स आए थे, उसका कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग नहीं हुई थी ईसीआई के पास, तो जिसको लेकर ट्रांसपेरेंसी की इशू बढ़ रहा था। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए अपन ने ये न्यूज़ आई और ईसीआई ने ये चीज लिखी है, किसको, लॉ मिनिस्ट्री को। आइए तो क्या क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए की प्रपोजल्स, तो देखिए मैंने आपको बताया ना 2000 रुपए का जो भी, अब 2000 से ऊपर का जो भी सिंगल एंटिटी और पर्सन को डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाएगा, उसके लिए सारे एक्सपेंसेस की रिपोर्ट करनी होगी। ऑल डोनेशन अबव ₹2000 शुड बी रिपोर्टेड, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को 100 करोड़ रुपए का फंड आता है, तो उस 100 करोड़ रुपए में से जो 20% है मैक्सिमम, या 20 करोड़, दोनों में से जो भी ज्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इतने तक ही, मतलब इतने तक की आप कैश में ले सकते हो, बाकी आपको किस लिए लेना होगा, अन्य माध्यम से लेना होगा। फिर आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या होता था, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है उसके माध्यम से भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड आता है, तो जो बाहर से फंड आता था उसके लिए अलग से प्रोविजन नहीं था, वो कहीं भी अलग से रिपोर्ट में नहीं दिखाया जाता था ईसीआई को, या उसके बारे में कहीं भी अलग से रिपोर्ट नहीं की जाती थी। इस कारण भी ट्रांसपेरेंसी का इशू बढ़ रहा था, तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और बोला इसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जाए, अलग से रिपोर्ट में इसका प्रावधान किया जाए। तो आप इसको जरूर रीड कर लीजिएगा, यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वहां पे आपको दे देगा इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी, लेकिन याद रखिएगा एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से 329 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, उसमें बताया गया है कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें जो मेंबर होंगे उनके बारे में बात की, उनके टेन्योर के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, और ये किस में दिया है, तो पार्ट 15 में दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये जो बॉडी है स्टेब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और ये क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय निकाय है। तो आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो नाम से ही समझ आ रहा है क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अभी क्या है, पिट्सबर्ग यूएस में एक होस्ट हुई थी मीटिंग की, जिसमें अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गए थे। उस मीटिंग में दो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, मिनिस्ट्रियल को जोड़ा गया था, जैसे फॉर एग्जांपल 13th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 7th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल, इन दोनों की अलग अलग बैठक होती थी। इस बार पहली बार साथ में हुई है, पहली बार तो नहीं, इस बार साथ में हुई है, और इसको होस्ट किया यूएस के डिपार्टमेंट है। क्या करना है अपन को, बेसिकली क्या करना है, जो आपको मालूम है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लीन एनर्जी में क्या है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, ऐसी पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनाना है ताकि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिले, और इस तरीके के रिसर्च करने हैं, इस तरीके की क्या है एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। तो जो आपका CM13 है याद रखिएगा क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, और MI7 भी क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है, और बाकी आप यहां रीड कर लीजिएगा। चलिए अब अपन यह हिंदी में भी देख सकते हैं।
अंबेडकर सर्किट, तो देखिए जैसे आपको मालूम होगा रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, इसी तरीके से अंबेडकर सर्किट बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया पंचतीर्थ। पंच 5 की एसोसिएटेड विद बी आर अम्बेडकर, है ना। तो अब इसमें अंबेडकर जी की जितनी भी प्लेसेस है उनको जोड़ा जा रहा है और उसके लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो किन किन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, मऊ अंबेडकर जी का बर्थ प्लेस था, नागपुर को जोड़ा जा रहा है, वहाँ जहाँ पे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, फिर दिल्ली जहाँ वो रहते थे अपने लास्ट सालों में, और फिर दादर को जोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में जहाँ पे वो क्रीमेटेड हुए थे। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाता है इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। तो ये 2009 में स्टेब्लिश की गई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ सऊदी अरेबिया के विजिट पे गए थे। और ये किस बारे में बात करता है, तो आपको मालूम है कि कोई भी काउंसिल हो, जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है तो पॉलिटिकल, सिक्योरिटिकल, सोशियो कल्चरल, इन सब मुद्दों पे, इकोनॉमी पे बात की जाती है ना। दोनों देशों के बीच में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी कैसे इनहांस की जाए, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं या हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर आता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच ऑफ पावर। प्रीलिम्स में एमबीईडी पूछ चुका है एक बार कि एमबीईडी किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में न्यूज में और किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। हो क्या रहा है, अभी अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, और उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मॉडल है वो अभी डिसेंट्रलाइज्ड है, और अपन इसको अब सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे स्टेट को भी फायदा होगा, सेंटर को भी फायदा होगा, और इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो डिसेंट्रलाइज मॉडल की बात हुई थी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, है ना, 2003। अब इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और क्यों की जा रही है अभी आपको मालूम है, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन प्राइस फॉर्मूले की चर्चा चल रही है, इसलिए इसको ऐसा किया जा रहा है। आप रीड जरूर कर लीजिएगा, यहां भी देख सकते हैं। अब आता है स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो आपसे प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाएगा कि स्वच्छ सुजल प्रदेश पहला कौन सा हुआ है, तो आपको अंडमान निकोबार याद रखना है। अंडमान निकोबार आइलैंड को सर्टिफिकेशन मिल गया है स्वच्छ सुजल प्रदेश का, और ये पहला है, और बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री ये सर्टिफिकेट दिया गया है। आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, तो आपको बोल देंगे कि पुडुचेरी विल बी द फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार आपको याद रखना है ना। और ये यहाँ पे मत देखिए कि गलती से टाइप हो गया है, माफी चाहूंगा मैं। और आपको ओडीएफ, जो ये 3 पैरामीटर के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ओडीएफ प्लस स्टेटस, अवेयरनेस अबाउट क्लीनिनेस और कन्वर्जेंस, और सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। चलिए, तो आज का न्यूज़ खत्म होता है, कल मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।